सावरकर जी के ऊपर जब कोई भी स्टेटमेंट आता है, अभी सावरकर फॉलोअर्स से लेके सावरकर अभ्यासकों तक, सावरकर इज ऑलवेज टारगेटेड बाय द अपोजिट आइडियोलॉजी। जब आपने ये मूवी तैयार की तो आप तैयार थे कि आपके ऊपर भी आने वाला है, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेगेटिव पब्लिसिटी दैट यू विल बी गेटिंग? जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मुझे बहुत शुभचिंतकों ने बोला था कि ये मत कर भाई, तुम कलाकार हो, अच्छे कलाकार हो, इसमें हाथ मत डालो, तुम्हें एक पार्टी का बना दिया जाएगा या एक विचारधारा का बना दिया जाएगा। पर जब ये कहानी सावरकर जी की, जब ये कहानी थी, ना वो पार्टी थी ना वो विचारधारा थी, और मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उनकी विचारधारा, उनका व्यक्तित्व, उनका सोचने का तरीका सब स्पष्टता से बाहर लाऊं। और एक बारी जब ओखली में सर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना ब्रो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर या चित्रपटाच्या मागे कलाकार म्हणून आणि व्यक्ती म्हणून किती वर्षांची मेहनत होती एक तर बॅक स्टेज, आणि सगळेच जण आयडिओलॉजीजबद्दल बोलतात, तर आज मी तुम्हाला विचारलं की सावरकर यांच्याबद्दलची एखादी आयडिओलॉजी किंवा त्यांच्या कॅरेक्टर मधला एखादा गुण जो तुम्हाला तुमच्याकडे एक व्यक्ती म्हणून, एक पर्सन म्हणून जपायला आवडेल, तर तो कोणता असेल? देश प्रेम। देश सबसे ऊपर होता है, आपसे ऊपर होता है। 2 साल मैंने इसके ऊपर मेहनत की, मैंने कोई और काम नहीं किया। सावरकर जी के बारे में जब मेरे पास ये अभिनेता के तौर पे पिक्चर आई थी तो मैं तो बहुत इतिहास पढ़ा हुआ लगता था, स्कूल में मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास ही होता था, मैथ्स में मैं बहुत वीक था। फिर भी 11th 12th में साइंस और मैथ्स किया मैंने, कंपार्टमेंट आ गया था मेरा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी करता तो ठीक रहता। तो हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लगा पता होगा उनके बारे में, और मैंने जब सोचा तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ पता थी, वीर सावरकर और काला पानी। मेरे जहन में और कुछ था ही नहीं। तो जब मैंने सशस्त्र क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया तो ज़्यादातर जो पॉपुलर इंग्लिश किताबें थी, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक तब्बे ने लिखी थी, उनके अंदर सशस्त्र क्रांति सिर्फ एक पैराग्राफ में होती थी जिसमें ये लोग भी थे, इन्होंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ। तब मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने ज़्यादा सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, सावरकर जी को पढ़ना शुरू किया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि उनका इतना बहुरंगी व्यक्तित्व, इतना उनका इंटेलेक्चुअल जायंट जो वो थे, क्या क्या 27 साल तक उनको जेल में रखा, कैप्टिविटी में रखा। ऐसे इंसान की कहानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? तो इस दौरान, इस वक्त मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको इसके अंजाम तक लेके जाऊंगा। स्क्रिप्ट नहीं थी तो लिख दी, फिर ऊँट को जैसे करवट बैठा कि निर्देशक भी बन गए, और जब पिक्चर की क्वालिटी वहाँ तक लाने की बात हुई तो प्रोड्यूसर भी बन गए। तो अपना तन मन धन लगा के मैंने ये किया है, 2 साल की मेहनत है। और मैंने इस मूवी को, हालांकि मैं सावरकर जी मेरे इस पिक्चर के हीरो हैं, पर मैंने एक सशस्त्र क्रांति की पिक्चर बनाई है, उसके अंदर उनका क्या योगदान था। मैंने तो ये नहीं पढ़ा है कि 1857 सिपॉय म्यूटिनी पढ़ी है आपने? क्लास में यही पढ़ाते हैं? Yes. क्या पढ़ाते हैं? मेरे को लगता है सारे मैथ्स के स्टूडेंट आए हुए हैं। म्यूटिनी बोलते हैं कि नहीं? 1907 के आसपास सावरकर जी ने सबसे बड़ा उनका जो एक हिंदुत्व से पहले जो उनका एक लोगों का नजरिया बदलने की जो उनकी पहली कोशिश थी, जो कि बहुत कामयाब रही, उन्होंने 1857 सिपॉय म्यूटिनी को 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का रूप देके रिसर्च करके किताब लिखी थी, जो बाद में, जो आज की लैंग्वेज में बोलूं तो वायरल हो गई थी। अगर आज की तारीख में सावरकर जी होते तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के मीम्स बन रहे होते।
आपके लिए सवाल था मेरा कि इस मूवी के लिए जैसे हमारे पास जो भी हिस्ट्री आता है, इतिहास आता है, वो तोड़ मरोड़ के आता है, तो आपने रेफरेंसेस कौन सी बुक यूज़ किए हैं इसके लिए, या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है उस बुक का, वो हमें ज़रा बताएंगे। देखिए, इसके लिए पहले तो मैंने बहुत ही फ्रीडम स्ट्रगल की बुक्स पढ़ी ओवरऑल, फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, नेशनल आर्काइव्स में देखा, फिर पुरंदरे जी की बुक पढ़ी, फिर संपत जी की बुक पढ़ी, फिर सावरकर जी को खुद पढ़ा, और सबसे ज़्यादा श्रेय उनकी सोच को उभारने का सावरकर जी खुद एज अ राइटर हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं का है। पर फैक्ट चेक्स के लिए और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस के लिए मैंने बहुत विभिन्न तरह की किताबें पढ़ी और दोनों पक्ष की पढ़ी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली पाथ क्या था। आपसे ये है कि आपने अभी कहते हुए कहा कि अंकिता, यू आर जस्ट टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल, ये आपके बारे में भी लागू होता है, तो ये क्या या आपको अनकन्वेंशनल रोल करने का शौक है? देखिए, कन्वेंशनल तो सब करते हैं, अनकन्वेंशनल करने वाला भी एक आध आदमी हो जो लगातार करता रहे और कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दे कि अनकन्वेंशनल करना भी कोई बुरी बात नहीं है। भाई, मेरा पहला खुद से यही सवाल था कि यार, मैं तो सावरकर जी जैसा दिखता नहीं हूँ। मैं हरियाणा का हट्टा कट्टा मस्कुलर जाट बॉडी, सावरकर जी महाराष्ट्र चित्तवन ब्राह्मण वायरी। पर मैंने ये पहले भी किया है, पहले भी मैंने बायोपिक कैरेक्टर्स किए हैं। रंग रसिया में राजा रवि वर्मा जी का रोल किया था, मैं और चार्ल्स में चार्ल्स सोबराज का किया था, और भी सरबजीत और काफ़ी सारी पिक्चरें की हैं। तो वो एक आपको, मुझे ये तजुर्बा था कि अगर आप वैसे सोचने लग जाएं और अपनी फिजिकलिटी के वो हिस्से जो मिलते हैं उनसे उनको उभारने लग जाएं, तो अद्भुत चीज़ होती है कि आप कुछ दिन के बाद वैसा दिखने लग जाते हैं। ये हस्बैंड वाइफ में भी होता है, एक दूसरे जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये था। और अंकिता क्या था, अंकिता बहुत ही मॉडर्न ब्यूटीफुल लड़की है, जिसको मैं जब उनकी यमुनाबाई जी की तस्वीर देखी तो मैं उससे मैच नहीं कर पाया। तो मैंने इसको कहा था कि थोड़ा खाना पीना शुरू मुझे कहा करो। था खाने के लिए, जिससे मैं थोड़ी मोटी हो जाऊं, और मैंने कोशिश की है मोटा होने की, तो शायद दिखी भी थोड़ी। कोई नहीं, बाकी हमने सीजी में कर दी। इम्पोर्टेंट चले, यहाँ पर 2 स्टैंडीज हैं, इनफैक्ट पोस्टर्स हैं। उस पोस्टर्स में उसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड अलाइन होके कुछ हमारे और भी नेशनल आइकन्स और नेशनल हीरोज हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, चाफेकर बंधु। क्या उन पर आप, उनके किरदारों पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ लाइट शेयर करेंगे? मेरे ख्याल से ये बात शुरू हुई थी वासुदेव फड़के के टाइम से। वासुदेव फड़के 1870 के दशक में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जब 1857 में देश को निहत्था कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी दिन ज़्यादा क्रांतिकारी ख्याल उभर के नहीं आए। फिर वासुदेव फाड़के जी थे 1870 के दशक में, जिन्होंने अंग्रेज़ों को लूटना मारना शुरू किया। उनको यहाँ से यमन भेज दिया गया। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बंदूक उठाते थे उनको पकड़ के इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था कि जेल में जो उनके साथ हैं उनसे भी ना, उनको भी ना इन्फ्लुएंस कर पाएँ। यही बाल गंगाधर तिलक जी के साथ हुआ था। उनको मैंडले भेज दिया गया था, फाड़के जी को यमन भेज दिया गया था, और सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया था। ये सभी एक ही विचारधारा के लोग थे, जो ये मानते थे कि, वो ये नहीं मानते थे कि हिंसा अच्छी चीज़ है, वो ये मानते थे कि अन्याय और आत्मरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित है। तो उसी के अंदर उसी सोच के वासुदेव फाड़के थे। फिर रंगारी जी आए, जिन्होंने एक अलग गणपति का, आपने देखा है रंगारी जी का? यस। तो उन्होंने गणपति को वो सिरीन फॉर्म से एक योद्धा की फॉर्म में लेके आए, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बनाया था। उसके बाद आए लोकमान्य तिलक जी, जो
जो गणेश विसर्जन को पूरे देश में लेके गए, उन्हीं के फिर शिष्य बने विनायक दामोदर सावरकर, जो कि उनकी इस सोच से सहमत रखते थे। जो एक गरम दल था, एक नरम दल था, तो लोकमान्य तिलक भी गरम दल के वो थे। अगर लोकमान्य तिलक को अपने केसरी अखबार में खुदीराम बोस की प्रशंसा करने के लिए मांडले जेल नहीं भेज दिया जाता और सावरकर जी को काला पानी की सज़ा ना हो जाती, तो शायद देश पहले आज़ाद हो जाता और देश का नक्शा भी अलग होता। कला व मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.